मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को दक्ष स्टडी क्लास में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम मित्रों हमारे जीवन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा पल है। अतः यदि मित्रों आप बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं, तो प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्लास को ज्वाइन करें। मित्रों, आज के क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे प्रश्नों का संग्रह। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। आज का पहला प्रश्न आपका है, नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। फिर से मित्रों बताइए कि नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। ये में आपका प्राणवायु, बी में अग्नि शक्ति, सी में मित्रों ओमकार, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है। फटाफट मित्रों कमेंट्स आंसर देते रहिए और निरंतर प्रयास कीजिए कि सबसे पहले कमेंट्स आंसर दें। तो मित्रों नाद शब्द में न अक्षर से तात्पर्य है प्राणवायु। ऑप्शन नंबर ईपल हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं, फिर से बताइए मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि मध्यम स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मध्यम स्वर की मित्रों कुल 4 श्रुतियां हैं। मित्रों टीआरई 3.0 का प्रश्न हम आपके पास मित्रों लाए हैं, परंतु जितने भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है टीआरई 3 में और अभी तक जितने भी हम क्लास ले चुके प्रीवियस ईयर का करीब मित्रों 90% तो ऊपर प्रश्न आपको टैली करेगा। अतः प्रीवियस ईयर का क्लास मित्रों हमको बारीकी से ज्वाइन करने की जरूरत है। सिंपल सा समझिए एकदम, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर है, सही है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों की संख्या 5 बताई है। बताइए इस प्रश्न कितना बार आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ लड़कन का स्टेटमेंट आया था कि टीआरई 3 में सर बड़े हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड नहीं था आपका तैयारी नहीं सही से है, जिसके कारण क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है। ए में आपका सारंगदेव, बी में अहोबल साहब, सी में वेंकटमुखी, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फिर से बताइए कि निम्न में से किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों की संख्या 5 बताई है। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंकटमुखी साहब, वेंकटमुखी साहब। अगला प्रश्न साथियों, मंद्र सप्तक के स्वर का उत्पत्ति स्थान, मतलब मंद्र सप्तक जो है मित्रों कहां से उसका बोलने का उत्थान होता है, कहां से शुरुआत होता है, मतलब स्वर की उत्पत्ति मित्रों कहां से होता है। ए में आपका कंठ से, बी में हृदय से, सी में उदर से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मंद्र सप्तक का उच्चारण स्थान मित्रों कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ से है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मंद्र सप्तक मतलब हृदय से इसका उत्पत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि ने सारना चतुष्टय में बिनाओं में कितने तार बांधे हैं। फट से मित्रों बताइए कि भरत मुनि ने सारना चतुष्टय में बिनाओं में कितने तार बांधे हैं। ए में आपका 7 से 7, बी में 12 से 12 तार, सी में 22 से 22 तार, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 3-4 दिन पहले ही मित्रों इस क्वेश्चन को मित्रों हम बताए थे प्रश्न का आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर का ही था। और आज मित्रों फिर टीआरई 3.0 में प्रश्न पूछा है, तो कुछ न कुछ तो पॉइंट है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो मित्रों कहीं आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 तार, मतलब एप्पल हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अति स्वर किसे कहते हैं। फिर से बताइए कि अति स्वर मित्रों किसे कहते हैं। ए में सहायक नाद को, बी में उपस्वर को, सी मित्रों संघी स्वर को, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि अति स्वर किसको कहा जाता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर डालिए कि अति स्वर मित्रों किसे कहा जाता है। साथ ही बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। अति स्वर मित्रों बोला जाता है सहायक नाद को भी और स्वयं स्वर को भी। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है, एक से अधिक आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा। आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की। ए में आपका आचार्य बृहस्पति देव, बी में है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, सी मित्रों पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना किस संगीतज्ञ ने की। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। साथियों बताते चलें कि आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था की स्थापना जो मित्रों किए हैं, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मित्रों हमारा टीम द्वारा जो क्लास चलाया जा रहा है मित्रों सभी क्लास को ज्वाइन करें, ताकि आपका रिजल्ट मित्रों 100% निश्चित तरीका से हो जाए। इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं, फट से बताइए। कोई ठीक नहीं कि इस प्रश्न का आंसर हम कितना बार प्रीवियस ईयर में पढ़ा चुके हैं, और टीआरई 3.0 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है कि इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं। ए में आपका हारमोनी का, बी में मेलोडी का, सी में स्वर संवाद का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए इष्ट और अनिष्ट किसके भेद हैं। मित्रों बताते चले कि इष्ट और अनिष्ट जो मित्रों भेद हैं स्वर संवाद के हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों बारीकी से 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। षडज और पंचम स्वर के बीच सूर्यांतर होता है 9 श्रुति का, 11 श्रुति का, सी में आपका 13 श्रुति का, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि षडज और पंचम स्वर के बीच सूर्यांतर होता है। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 13 श्रुति का। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा स्वर म और ग का अनुपात होगा, स्वर म और ग का अनुपात होगा। ए में आपका 9/8, बी में 16/15, सी में 10/9, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि स्वर म और ग का अनुपात होगा। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 16 या 15। ठीक है, नहीं मतलब बी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों से प्रयुक्त ठाठ है। ए में आपका सावरी है, बी में भैरवी है, सी में तोड़ी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि निम्न में से कोमल रे ग ध नी स्वरों से प्रयुक्त ठाठ कौन सा है। मित्रों अति प्राचीन और मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज के क्लास में मित्रों जो हम लोग जिक्र कर टीआरई 3.0 में पूछे हुए प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भैरवी। ठीक है, साथियों अगला प्रश्न आपका है कि राग रागनी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती है। ए में आपका शिव मत, बी में कल्याणी मत, सी में सोमेश्वर मत, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण के किस मत में 6 राग तथा 36 रागनी मानी जाती है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा। कृष्ण मत में कितनी राग रागनियां मानी गई है, फिर से मेरे को बताइए कृष्ण मत में कितनी राग रागनियां मानी गई है। ए में आपका 5 से 36 है, बी में 6 से 30 है, सी में 6 से 36 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कृष्ण मत में कितनी राग रागनियों का वर्णन किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 6 राग तथा 36 रागनियां।
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि रागांग से क्या आशय है। फट से मित्रों बताइए कि रागांग से क्या आशय है। ए में आपका है मुख्य राग की स्वर संगीति, बी में आपका है समक्ष रागों का छाया, सी में मित्रों रागों के भेद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह टीआरई 3.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी जो क्लास चल रहा है टीआरई 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, रागांग से क्या आशय है। मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मुख्य रागों की स्वर संगीतियां ही रागांग का आशय है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। फिर से बताइए कि जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। ए में आपका राग रागनी वर्गीकरण, बी में रागांग वर्गीकरण, सी में मेल राग वर्गीकरण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि जन्य जनक थाट राग निम्न में से किस वर्गीकरण को कहा जाता है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मेल राग वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार में मिलता है, या किस ग्रंथ में मिलता है, सॉरी। ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। नाट्य शास्त्र में, विदेशी में, सी मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों टीआरई 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न सभी का सभी। तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी। ठीक है, ग्राम राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसे मिलता है, तो विदेशी में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निबंध गान के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है, निम्न में से कौन सा मित्रों गान है जो निबंध गान के अंतर्गत मित्रों आता है। ध्रुपद, वस्तु, रूपक, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनिबंध गान के किस आलाप प्रकार में अभिभावित तिरोभाव दिखाया जाता है। ए में आपका राग आलाप है, बी में अल्प गान है, सी में रूपक काल है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब अल्पति गान। ठीक है साथियों अगला प्रश्न आपका है कि प्रबंध के कितने अंग हैं। फट से मित्रों बताइए कि प्रबंध के कितने अंग हैं। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि प्रबंध के कितने अंग हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको 100% मित्रों इसका आंसर कमेंट्स में डालना चाहिए। ठीक है, प्रबंध के कितने अंग हैं, तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध के कुल मित्रों 6 अंग हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, प्रबंध के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। मित्रों गायक से, कलावंत से, वाग्यकार से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम किससे संबंधित है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वाग्यकार से, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग आलाप किसके अंतर्गत आता है। फट से बताइए कि राग आलाप मित्रों किसके अंतर्गत आता है। ए में आपका निबंध गान है, बी में अनिबंध गान है, सी में प्रबंध गान है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
साथियों बताइए कि राग आलाप किसके अंतर्गत आता है। मित्रों बताते चलें कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा राग आलाप मित्रों अनुबंध गान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगला प्रश्न है कि ग्वालियर घराना के कलाकार हैं, फट से बताइए इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं मित्रों जो ग्वालियर घराना के कलाकार हैं। उस्ताद निसार हुसैन खान, बी में आपका पंडित कृष्ण राव शंकर, सी मित्रों पंडित राजा भैया पूंछ वाले, और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि ग्वालियर घराने के कलाकार कौन है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों जिसमें से है कलाकार जिनका संबंध मित्रों ग्वालियर घराने से है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकलता है। और से बताइए गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकला है। ए में आपका उर्दू है, बी में अरबी है, सी में फारसी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि गायन की ख्याल शैली में ख्याल शब्द किस भाषा से निकलती है। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा फारसी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है ध्रुपद शैली के गायक थे, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों गायक हैं जिनका संबंध मित्रों ध्रुपद गायकी से था। ए में आपका स्वामी हरिदास, बी में मियां तानसेन, सी में बैजू बावरा, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुपद शैली के गायक थे, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों गायक है जिनका संबंध ध्रुपद गायकी से है। साथियों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा पूरब अंग की ठुमरी है। ए में पंजाब और बीजापुर की ठुमरी, बी में लखनऊ और बनारस की ठुमरी, सी में सिंध और पंजाब की ठुमरी, और डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए पूरब अंग की ठुमरी है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन बी लखनऊ और बनारस की ठुमरी। कहाँ की ठुमरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लखनऊ और बनारस की ठुमरी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा निम्न में से गायन की शैली नहीं है। फट से बताइए कि निम्न में से कौन है जो मित्रों गायन की शैली नहीं है। नहीं मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है, बल्कि जितने भी प्रश्न मित्रों हम आपके पास लाए हैं सभी के सभी बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों क्वालिफाई किया हुआ प्रश्न है। ए में आपका गत है, बी में टप्पा है, सी में परन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि निम्न में से गायन की शैली नहीं है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कोई इसमें से गायन की शैली है या नहीं है। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए वैदिक कालीन संगीत में निम्न में से किन गेय प्रकारों का प्रचलन था। ए में आपका सामगान, बी में गाथा गान, डी में गंधर्व तथा लौकिक, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से निम्न में से वैदिक स्वर है। ठीक है, निम्न में से वैदिक स्वर है। ए में आपका क्रुष्ट है, बी में प्रथम है, सी में द्वितीय है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से वैदिक स्वर है। तो साथियों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं मतलब क्रुष्ट, प्रथम तथा द्वितीय तीनों मित्रों जैसे वैदिक स्वर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा वैदिक कालीन लीलाओं में प्रमुख कारण है।
ठीक है। वैदिक कालीन बिनाओं में प्रमुख कारण है, ए में आपको वान बिना है, बी में पिछौला बिना है, सी में करपीसी सरणी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि वैदिक कालीन बिनाओं में प्रमुख है। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही है। मित्रों अगला प्रश्न है वैदिक कालीन तुना, ठीक है। वैदिक कालीन तुन नामक वाद्य किस वाद्य की श्रेणी में आता है? ए में आपका है तत्, बी में घन, सी में सुश्रुत, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वैदिक कालीन तुन मित्रों किस वाद्य की श्रेणी में आता है। लगता है कि 3-4 दिन पहले मित्रों हम जब आपको सभी वाद्य के बारे में बता रहे थे तो उसमें मित्रों हम जिक्र कर दिए थे कि तुन जैसे किसके अंतर्गत आता है। तो मित्रों बहुत सारे हम जैसे सुशील वाद्य का नाम आपके सामने जिक्र किए थे, जिसमें आपको ध्यान दीजिएगा मित्रों, जिसमें आपको घन, सुशील और तत् के बारे में तो जिसमें हम जिक्र किए थे उसमें हम आपको बता देते घनवाद के बारे में भी। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है, सही है नहीं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? ए में आपका शुद्ध मध्यम है, बी में तीव्र मध्यम है, सी मित्रों कोमल मध्यम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि कर्नाटक संगीत का प्रति मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा स्वर है? मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तीव्र मध्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि कर्नाटकीय 8 ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? फिर से बताइए कर्नाटकीय 8 ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? ए में आपका चौताल है, बी में आड़ा चौताल है, सी में कारवा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि कर्नाटकीय 8 ताल जैसी हिंदुस्तानी ताल कौन सी है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चौताल, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप शुद्ध होता है, सत्य है क्या, सत्य है क्या, स्थायी है या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा रूप मित्रों शुद्ध होता है, सत्य, असत्य, अस्थायी या अस्थायी। मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, सत्य आंसर मित्रों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी कोमलनी स्वर को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? तो बताइए कि हिंदुस्तानी कोमलनी स्वर को कर्नाटक संगीत में मित्रों क्या कहते हैं? बार बार मित्रों बता रहे हैं कि सभी के सभी प्रश्न अधिकांशतः आपका पूछा हुआ प्रश्न प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने में आपको फायदा यही है कि क्वेश्चन पर मित्रों 100% आपको पकड़ हो जाएगा। काकली ने, कौशिक ने, शुद्ध ने, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौशिक ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न है कि प्राचीन अष्टोत्तर तालम पद्धति किस संगीत पद्धति के अंतर्गत आती है? ए में आपका है वैदिक संगीत, बी में रविंद्र संगीत, सी में कर्नाटक संगीत, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग में वादी संवादी, ठीक है, जैसे साम तथा साप स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? ये में मित्रों आपको 7-9, बी में है 8-11, सी में 9-11, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 9-13 आपका है, सी नंबर में नहीं, 9-13 मित्रों। फट से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9-13 नहीं।
रात्रि की देखिए समय है, इतना ठंडा है, उसके बावजूद भी मित्रों जैसे इतना ठंडा में पढ़ाने पड़ता है, समझे, तो थोड़ा सा माइंड सुस्त हो जाता है नहीं, क्योंकि आप लोग जहां भी से भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आराम से चादर के नीचे घुस गए हैं और आराम से कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे देख रहे हैं, परंतु हमको इसे काम ना चलेगा। अतः आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है ना, ताकि हम जैसे आपको बताया तो आप नोट कर सकें। परमेल परिवेशक राग का उदाहरण है, फट से बताइए कि परमेल परिवेशक राग का उदाहरण है। ए में आपका राग जोग, बी में राग भटियार, सी में राग जय जयवंती, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि परमेल परिवेशक राग का उदाहरण है। मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग जय जयवंती मित्रों जो है सिर्फ परमेल परिवेशक राग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। प्रश्न है कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। ए में आपका मियाँ की थोड़ी, बी में श्याम कल्याण, सी में मधुवंती, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। मित्रों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है कि संधि प्रकाश राग का उदाहरण है। तो मित्रों बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। मित्रों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न का है कि दिए गए, ठीक है, दिए गए स्वरों में मिंड का चिन्ह है गमा गमा गमा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न मित्रों आपको 100% याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब ग और म, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा। प्रश्न साथियों कि पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए हैं। अब इससे इजी और इससे आसान प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना मतलब इजी प्रश्न है और न जाने कि टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। और आपको बताते चले कि जितने भी इस स्टेट के एग्जाम हुआ है करीब करीब सभी में प्रश्न मिला है। तो पंडित सारंग देव ने गमक के कितने भेद बताए हैं, तो 10, 15, 20। डी में मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है। मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गमक के कुल मित्रों 15 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही। मित्रों जब मित्रों हम थ्योरी का क्लास ले रहे थे तो 15 के 15 गमक मित्रों आपके सामने स्क्रीन पर प्ले कर दिए थे, जिससे कि आपको 100% को नोट करके याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आश्रय राग है। ए में आपका भैरव है, बी में तोड़ी है, सी में काफी है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से आश्रय राग है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों आश्रय राग का अंतर्गत इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। साथियों अगला प्रश्न है कि गज से बजाए जाने वाले वाद्य है, मतलब इनमें से कौन से मित्रों वाद्य यंत्र है जिसे मित्रों गज के माध्यम से बजाया जाता है। ए में आपका इसराज है, बी में सारंगी है, सी में वालिन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि गज से बजाया जाने वाला वाद्य है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों आप बताइए कि इनमें से कौन कौन है जिसे मित्रों गज के द्वारा बजाया जाता है। तो मित्रों फट से बताइए, ठीक है, और कमेंट्स में आप जैसे नोट करते, कमेंट्स आंसर मित्रों देते रहिए ताकि हमको पता चल सके कि आपका आंसर कितना सही आ रहा है, कितना गलती हो रहा है। जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है। ए में आपका तत् है, बी में अवनद है, सी में घन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि जल तरंग किस वाद्य श्रेणी में आता है। मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जल तरंग में तो चीनी मिट्टी का बना होता है, जिसके कारण मित्रों इसे घन के श्रेणी में तो रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 45 नंबर प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वृंद वादन है
अब बताइए, हमको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर इतना बार हम बताए हैं, टीआरई 3.0 में जब कुछ लड़कों लोग एग्जाम देने गए थे, एग्जाम देकर के आए तो प्रश्न किए थे कि सर कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहा था, हम बोले बताओ गमक के कितने प्रकार थे, इहो नहीं याद है तो गड़बड़ नहीं होगा है। तो पढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। वृंद वादन है, ये मित्रों आपका एकल वादन शैली है, बी में युगल वादन शैली है, सी में सामूहिक वादन शैली है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मतलब वृंद वादन जो मित्रों आपको सामूहिक वादन शैली है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जवा से बजाया जाने वाला वाद्य है, फिर से बताइए कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है मित्रों जिसे जवा के माध्यम से मित्रों बजाया जाता है। ये में आपका है वीणा, बी में सितार, सी में सरोद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि जवा से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो मित्रों बताते चले कि 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सरोद, ठीक है। सरोद जैसे मित्रों जवा से बजाया जाता है। मित्रों आप एक वैसे व्यक्ति का नाम बताइए जो सरोद वादक बजाने में मित्रों बहुत ही निपुण है। किसी एक व्यक्ति का नाम आप कमेंट में जरूर बताइए, सोचिए, माइंड पर जोर डालिए। साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी, बीएसएसबी, नेट, केवीएस या मित्रों ईएमआरएस, तो मित्रों आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीका से मित्रों आपको तैयारी करवा दिया जाएगा, जिससे कि रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।